चौथे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है और शाम होते होते इसका प्रचार थम जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश समेत 10 राज्यों की 96 सीटों पर सोमवार यानी 13 मई को चुनाव होने हैं। जिन मतदाता 5 केंद्रीय मंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री, 2 क्रिकेटर और एक अभिनेता समेत 1717 प्रत्याशी की किस्मत का फैसला करेंगे, जिसका परिणाम 4 जून 2024 को आएगा। इस चरण में कौन किसको मात देता है और कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। और ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं, आज शाम 6 बजे बंद हो जाएगा प्रचार का शोर। चौथे चरण के प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन। 96 सीटों पर 13 मई को होगा मतदान। 25 सीट उत्तर प्रदेश की, 13 सीटें तेलंगाना की, 17 सीटें महाराष्ट्र की, 11 सीट मध्य प्रदेश की, 8 सीट पश्चिम बंगाल की, 8 सीट और बिहार की 5 सीट पर होगा मतदान। 13 मई को मतदान होना है झारखंड की 4 सीटों पर और ओडिशा में 4 सीट। और सीधे आपको ले चलते हैं कन्नौज, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। सरकार बनने के लिए इसलिए खड़े हैं कि हमें एक नया इतिहास बना है और वह नया इतिहास होगा भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना। एक खुशहाल भारत के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए, एक विकसित भारत के लिए। खुशहाल भारत का मतलब हर गरीब के पास अपना मकान होगा, अपनी सारी सुविधाएं होंगी, कोई गरीबी नहीं होगी, हर नौजवान के हाथ को रोजगार होगा, हर अन्नदाता किसान आत्मनिर्भर होगा, हर महिला आर्थिक रूप से स्वावलंबन का जीवन गुजर बसर करेगी। भारत के अंदर सर्वत्र खुशहाली हो, उस आत्मनिर्भर भारत के लिए आज भारतीय जनता पार्टी आपका आशीर्वाद चाहती है और उसी आशीर्वाद के लिए बहनों और भाइयों, हम लोग श्री सुब्रत पाठक को लेकर के आपके पास आए हैं। ये आपके लोकप्रिय सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें फिर से अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। बहनों और भाइयों, श्री अखिलेश यादव कन्नौज संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव वे इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि इंडी गठबंधन से कोई चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं मिला। पहले एक को दिया, फिर उसका टिकट काटा, फिर दूसरे को मिला, वो मैदान छोड़ के भागा, फिर तीसरे को घोषणा की, वह भी मना कर दिया। जब कोई नहीं मिला तब कह रहे हैं मैं सेवा करना चाहता हूं। अरे सेवा जब था मौका तब तो किया नहीं, तब तो कन्नौज की इत्र में बदबू फैलाने का काम कर रहे थे, हर दूसरे दिन दंगा करवाते थे यूपी पर, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया था और तीसरे दिन कर्फ्यू लगता था, गरीबों के हकों पर डकैती पड़ती थी और दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पे बुला करके महिमा मंडन करने का कार्य करते थे। आज बहनों और भाइयों, ये नया भारत, ये नया भारत का नया उत्तर प्रदेश आज दंगाइयों से और कर्फ्यू कर लगाने वालों के साथ कैसे निपटता है, ये तो आप भी देख रहे होंगे। प्रदेश भर में 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, बेटी और व्यापारी सुरक्षित है और उत्तर प्रदेश विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट के माध्यम से हर जनपद की एक नई पहचान को वैश्विक मंच पर ले जाने का काम कर रहा है। बहनों और भाइयों, ये नए उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं, नसीम संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत अब आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनेगा।
और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी पूरी भूमिका का निर्वहन करेगा। इस देश से हम सब आपके पास आए हैं कि 80 के 80 लोकसभा। और हम बात कर रहे हैं कौन कितना भारी चौथे चरण की तैयारी। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ। ठीक है, सारिका हमारे साथ संवाददाता कानपुर से जुड़ चुके हैं। सारिका, अगर हम बात करें तो चौथे चरण का प्रचार प्रसार आज थम जाएगा। उससे पहले जिस तरीके से धुआंधार प्रचार प्रसार चल रहा है, अगर कानपुर की बात करें तो क्या कुछ समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो फिर 13 जिले लगभग अवध, बुंदेलखंड और कानपुर नगर की जो विधानसभा की सीटें हैं उनमें जो है पूरी तैयारियां कर ली गई हैं चुनाव प्रसार, क्योंकि आज शाम को 6 बजे बंद हो जाएगा। अभी से ही कानपुर का जो नगर निगम है वो एक्टिव हो चुका है। जितने भी तख्ती बैनर लगे हुए हैं जहां पर जनसभाएं हो रही हैं उनको छोड़कर बाकी शहर के जो स्थान है, जो क्षेत्र है, वहां पर नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। बाकायदे जो झंडे हैं पार्टियों के, उसके अलावा जो बैनर लगे हुए हैं उनको हटाने का कार्य किया जा रहा है। अभी से ये सारी चीजें कानपुर शहर में दिखाई देने लगी हैं। हालांकि जिस तरीके से चुनावी तैयारियां करी गई थी उसके साथ साथ अब 13 तारीख को वोटिंग होनी है और अब जो है वोटिंग के लिए जो जिला प्रशासन है और जो प्रशासन है वो एक्टिव हो चुका है। अब सिर्फ लोगों से अपील करी जा रही है कि वोट जरूर करें। उसके साथ साथ सबसे ज्यादा जो फोकस है वो इस बात पर है कि इस बार का जो वोटिंग प्रतिशत है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए और जागरूकता के लिए जो भी चुनाव आयोग द्वारा जो दिशा निर्देश है, जो चुनाव आयोग द्वारा बैनर है उनको लगाने की कवायद कानपुर शहर में शुरू हो चुकी है। और आज शाम को यानी कि आज 11 तारीख की शाम को चुनाव प्रसार पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। शाम 6 बजे के बाद आपको किसी भी पार्टी का, किसी भी प्रत्याशी का ना कोई सिंबल दिखाई देगा, ना ही कोई तख्ती बैनर और ना ही कोई झंडा दिखाई देगा। बिल्कुल, अगर हम सारिका माहौल की बात करें तो कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि जिस तरीके से कानपुर की अगर हम बात करते हैं तो रमेश अवस्थी, आलोक मिश्रा के बीच में एक सीधी फाइट जो है वो देखने को मिलेगी। क्या लग रहा है इस बार? क्योंकि एक तरफ जहां गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से जो पार्टियों के प्रत्याशी हैं वो पूरी ताकत लगा रहे हैं अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए। जहां कानपुर नगर में अगर बातचीत करी जाए तो बीजेपी के प्रत्याशी रमेश अवस्थी है, उन्होंने हाल ही में कई स्टार प्रचारकों को कानपुर में बुलाया है। इतना ही नहीं, खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भी उनके साथ में रहे हैं और उसके बाद उन्होंने भोजपुरी जो अदाकारा है उनको यहाँ पर बुलाया। द ग्रेट खली जो कहे जाते हैं पहलवान के क्षेत्र में, वो भी यहाँ पर आए हैं, उनका प्रचार प्रसार कराया और बाकायदे उनका जो प्रचार प्रसार है वो जोरों से चल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ उनको कड़ी टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं आलोक मिश्रा, वो भी कम नहीं है। उन्होंने भी कानपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा से जो है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जो है जनसभा आयोजित करी है। तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अगर बातचीत करी जाए लोकसभा की, क्योंकि कानपुर का जो आधा क्षेत्र है वो लोकसभा के क्षेत्र अकबरपुर के क्षेत्र में आता है और वहां पर भी राजा रामपाल है जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस नेता भी हैं और वो तीसरी बार इस बार चुनावी अखाड़े में उतरे। और उनको टक्कर देने के लिए बीजेपी से खुद कहा जाए कि बीजेपी के देवेंद्र सिंह भोले जो है वो उनको टक्कर दे रहे हैं और 2 बार वो सांसद भी रह चुके हैं देवेंद्र सिंह भोले। और इस बार इनको एक बार फिर पार्टी ने उन पर विश्वास जताया और इस बार हो सकता है कि तीसरी बार वो हैट्रिक सांसद बन जाए, क्योंकि उन्होंने भी अपने क्षेत्रों में जाकर काफी प्रचार प्रसार करा है, जनता के बीच रहे हैं और उनके भी प्रचार प्रसार के लिए देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित कई बड़े चेहरे आए हैं और उन्होंने जमकर गांवों में जाकर लोगों से मुलाकात करके प्रचार प्रसार कराए। तो कहीं ना कहीं इन दोनों सीटों में जो बात करी जाए कि कांटे की टक्कर है, तो हाँ इस बार कांटे की टक्कर काफी दिखाई दे रही है, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं वो एक दूसरे को आराम से टक्कर दे रहे हैं। काफी कड़ी टक्कर होने के बावजूद जो है अब जो है आज यहाँ पर प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा और 13 तारीख को वोटिंग होगी। तो 13 तारीख को जो भी वोटिंग होगी उसके जो निर्णय होने वाले हैं वो सारे ईवीएम मशीनों में कैद हो जाएंगे और 4 मई को जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि किसके सर पर सांसद का ताज सजेगा। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो अभी तक ये टैग बीजेपी के पास था और अब चूंकि इस बार रमेश अवस्थी जी को प्रत्याशी बनाया गया है, बीजेपी ने प्रत्याशी बदल दिया है।
कितना असर जनता के बीच में है और जनता इस बार क्या विकास के मुद्दे पर है? क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे मोदी फैक्टर काम कर रहा था, मोदी मैजिक काम कर रहा था, तो क्या इस बार भी मोदी मैजिक जैसी जो झलक है वो देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए मैं ग्राउंड में हूँ और ग्राउंड से रिपोर्टिंग करती हूँ, तो लगातार मैं जनता के बीच भी जाती रही हूँ और जनता की राय भी ले चुकी हूँ। कई प्रोग्राम मैंने करे हैं जिसमें जनता की राय मैंने ली है और जनता को ये विश्वास है कि इस बार फिर जो है कांटे की टक्कर होगी और कांटे की टक्कर होने के बाद जो है किसके सर पे ताज सजेगा ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन अब बात यही है कि जनता क्या चाहती है। जिस तरीके से जनता इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा को सपोर्ट कर रही है, वहीं रमेश अवस्थी को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि रमेश अवस्थी जरूर नया चेहरा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ने जो अपने घोषणा पत्र में विकास की धारा बहाई है, जो योजनाओं की बात कही है और कहीं ना कहीं 10 वर्षों से जो उनकी घोषणा पत्र में जो योजनाएं आई हैं उनसे लोगों को प्रभावित किया है, लाभान्वित किया है, तो कहीं ना कहीं जनता ने फिर से विश्वास दिखाना शुरू कर दिया है कि इस बार भी तीसरी बार वो बीजेपी के साथ रहेंगे। तो अभी जनता जो है थोड़ी सी कंफ्यूज भी है और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो जनता ऐसी है जो बीजेपी के साथ चलने के लिए तैयार है। हालांकि जो रिजल्ट है वो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन अभी जो मिला जुला असर है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सारिका, वापस आएंगे आपके पास और बता दें कि आपको आज चौथे चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार थम जाएगा। 13 मई को मतदान होगा और उससे पहले जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर जाकर संवाददाता ने हमारी उनसे बातचीत की है, और हमारे साथ प्रमोद दीक्षित जुड़े हुए हैं इटावा से। प्रमोद, इटावा की बात करें तो क्या कुछ यहाँ पर स्थिति देखने को मिल रही है, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? चौथी तरह को लेकर के आज जो प्रचार प्रसार है शाम के 5 बजे से हम जाना है और उसी को देखते हुए जो यहाँ के जो पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, या वो बीजेपी के प्रत्याशी रहे हों या वो सपा प्रत्याशी हों या फिर बीएसपी के कैंडिडेट हों, क्योंकि जो जोरों शोरों से अपने प्रचार करने में लगे हुए हैं। जिस तरीके से आज बीएसपी का या और भाजपा का जो आज 2 का रोड शो होना है उसको लेकर के भी वो देखा जा रहा है। और कई बार आम जनता का जो साफ तौर पर कहना और उनका अपना मानना है, वो कई मुद्दों को लेकर के अपना मतदान करेंगे 13 मई को। और उसी कई मुद्दे ऐसे सामने आए हैं कि कई ऐसे लोग मिले हैं जो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पहले की अपेक्षा यहाँ पर जो गुंडागर्दी होती थी, हम लोग को जितना दुष्पार करते थे, अब वो स्थिति नहीं है। तो जो प्रेजेंट टाइम में जो सरकार चल रही है, हम कोई लोग बोल रहा है हम उनको बोल देंगे, कोई बोल रहा है उनको बोल देंगे, इस तरीके की चर्चा चल रही है। पर अगर राजनीति की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी और सपा में आपसी में टक्कर है और तेज रफ्तार से या वो बीजेपी सबसे ज्यादा आगे अपने प्रचार प्रसार करने में लगा हुआ है। वही सपा भी उनसे पीछे नहीं है, वो भी हर क्षेत्र में जा करके अपने मतदान के लिए वोटों से वोट की अपील कर रहे हैं। और रही बात अगर प्रशासन की अगर बात की जाए, जिस तरीके से आज शाम को 5 बजे से प्रचार प्रसार थमेगा, उसी को लेकर के जोरों से इटावा का प्रशासन भी लगा हुआ है और कई जगह पुलिस पॉइंट बनाए गए हैं जहां पर हर घंटे के गैप के अंतराल में चेकिंग की जा रही है, जिसको देखते हुए कहीं पूरी आचार संहिता का दुरुपयोग न हो पाए। जिस तरीके से कल डिम्पल यादव ने आरोप लगाते हुए बीजेपी पर कहा था कि उसी तरीके से कई ऐसी सभाएं हैं जो कि आज भी अन्य क्षेत्रों में सभाएं अभी होनी है, क्योंकि वहाँ अभी जानकारी मिली है कि जो सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनकी भी आने की सूचना मिल रही है। पर अब वो आते हैं या उनकी जनसभा होती है या नहीं होती है, जो एक देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल प्रमोद, अगर हम बात करें तो समीकरण किस तरीके के नजर आ रहे हैं? अगर हम इटावा की बात करें यहाँ पर, तो क्या जनता विकास के मुद्दों की बात कर रही है या फिर बदलाव की बात कर रही है? जी बिल्कुल है, जिस तरीके से अभी आम की बात की गई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि विकास के मुद्दों पर ही हम लोग वोट करेंगे, क्योंकि सत्ता बदलने की अभी बात कुछ लोग बोल भी रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी बोल रहे हैं, पर ज्यादातर झुकाव बीजेपी की ओर दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जो कई ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं उनसे जाकर के संबंध में बात की गई थी, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कम से कम मोदी सरकार में हम लोग को राशन तो फ्री मिल रहा है, कम से कम हमारे बच्चों का पेट तो पल रहा है,
क्योंकि कई ऐसे ऐसे घर होते हैं जिनके जो घर का जो मालिक होता है वो किसी नशे का आदी हो जाता है और अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखता है। इस कारण से मोदी सरकार के द्वारा जो राशन उन लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ महिलाएं भी इनसे मोदी सरकार से ज्यादा ही खुश नजर आ रही हैं। और अभी कुछ महिलाओं का ये भी कहना है जिस तरीके से विपक्ष एनडीए जो पीडीए सरकार है, जो हम लोग को एक वादा दे रही है कि 1 लाख रुपया हम सालाना देंगे, 3,000 रुपया हर महीना देंगे, तो ये सब कहने की बातें होती हैं क्योंकि धरातल पे कोई चीज दिखे। क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि हर काम आप लोग जीतने के बाद ही क्यों करते हैं? क्या पहले आप लोगों की चिंता नहीं होती है? या इससे पहले अभी 10 साल के अंतराल में क्या अखिलेश यादव जी दलित जनताओं को नहीं दे सकते थे? जी ठीक है प्रमोद, वापस आएंगे आपके पास और बता दें आपको कि चौथा चरण के प्रचार प्रसार का जो आखिरी दिन है, आज थमेगा चौथे चरण का प्रचार प्रसार। 13 मई को मतदान होना है और उससे पहले सारिका अगर हम बात करें तो क्या कुछ तैयारियां की गई है मतदान को लेकर भी? बिल्कुल, देखिए जिला निर्वाचन आयोग द्वारा जो गाइडलाइन पहले से ही जारी कर दी गई थी, तो फिर कानपुर शहर में जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने सारी रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया था। कंट्रोल रूम बनाया गया है, उसके साथ साथ जितने भी जागरूकता अभियान थे वो चलाए जा रहे थे। बराबर सभी स्कूलों में जाकर रोड रैलियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा था। जितने भी एसीएम हैं, एसडीएम हैं, उन सबकी ड्यूटी लगाई गई है। बाकायदे यहाँ पर नवीन गल्ला मंडी पर जो ईवीएम इकट्ठा करने की प्रक्रिया है वो वहां पर शुरू होने के लिए उससे पहले ही निरीक्षण वगैरह सारे अधिकारियों ने कर लिया है। जितने भी पॉलिटेक्निक से, क्योंकि ईवीएम मशीनों की रवानगी होनी है, वहां पर भी अधिकारियों ने बाकायदे सभी कर्मचारियों को बुलाकर उनकी ट्रेनिंग दी है। ट्रेनिंग देने के बाद उनको सामान देकर विदा किया गया है। जिस तरीके से चौथे चरण का आज जो है प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा और 13 तारीख को वोटिंग है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो काफी हद तक पूरी हो चुकी हैं और उनको अंतिम रूप आज दे दिया जाएगा। जिस तरीके से प्रचार प्रसार कई टाइमिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद कल जो है सभी लोग जितने भी कर्मचारी हैं वो अपनी ईवीएम मशीन लेकर रवाना होंगे। और उसके बाद जो शहर में अगर बातचीत करी जाए कि नगर निगम विभाग क्या कर रहा है, तो नगर निगम विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, वो सड़कों पर उतरेंगे। वहाँ जितने भी होर्डिंग बैनर लगे होंगे प्रत्याशियों के, उनको हटाने की कार्य आज शाम 6 बजे के बाद से शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जो है जिला आयोग द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा जो जागरूकता अभियान के तख्ती बैनर है उनको लगा दिया जाएगा। तो ये सारी जो तैयारियां हैं वो आज से दिखाई देने लगेंगी और काफी तैयारियां जो प्रशासन ने कर ली है ये भी धरातल पर दिखाई देंगी। ठीक है प्रमोद, अगर हम बात करें टावा की, तो यहाँ पर मतदान को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? इस तरीके से आज जिस तरीके से आज जो प्रचार प्रसार थमना है और उसी को लेकर प्रशासन ने अपनी कमर कसी हुई है और कल सुबह से ही यहाँ से ही ये मशीन लेकर के जो पार्टी के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ से रवाना किए जाएंगे। और जिस तरीके से अभी शारदा जी ने बताया, जैसे कि नगर निगम जो बात है वो शाम से 5 बजे के बाद जैसे ही प्रचार प्रसार थमने का वैसे ही जगह जगहों पर लगी जो होर्डिंग और जो प्रचार है वहां से हटाया जाएगा। और उसी को लेकर के चावल जिला प्रशासन ने कई ऐसे पॉइंट बनाए हैं जहां पर वाहन चेकिंग की जा रही है, जिससे कि हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है, जिससे कि कोई अनावश्यक चीज या वो आचार संहिता का उल्लंघन जैसी कोई सामग्री उस वाहन को ना हो और जिसके कारण से कोई कार्रवाई नहीं पड़े। इस तरीके से लगातार चाबा का प्रशासन, या वो दिन हो या वो रात हो, पूरा मेहनत से लगा हुआ है। और जिस तरीके से प्रचार की बात की जाए तो यहाँ कोई किसी भी समाजवादी पार्टी का हो या भाजपा का हो, आत्म होने का नहीं हो रहा है। और जीतने के लिए जगह जगह क्षेत्रों में जाग कर अपने वोटरों से अपील कर रहा है कि अब की बार हमसे जिता दिया जाए। पर आम जनता का साफ तौर पर कहना है कि हम विकास पर ही वोट करेंगे, ना कि हम किसी के चेहरे को वोट करेंगे। जी ठीक है, फराज अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फराज अंसारी जी, अगर हम बात करें तो जनता के मन में क्या नजर आ रहा है, किस तरह की परिस्थितियां जो हैं वो साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं? बताना चाहेंगे, जनपद बहराइच में आज शाम को जो है चुनाव प्रचार पर रोक लग जाएगी। और आज जो सीएम उत्तराखंड के सीएम धामी है, ये आज बाइक रोड शो करने भी आए हैं। इनके रोड शो में जो है लगातार यहाँ के जो भाजपा कार्यकर्ता है और इनको लेके जो है वो तैयारी की गई है। वहीं
शाम 5 तक पूरी तरह से चुनाव प्रचार पर रोक लग जाएगी और जो भी यहाँ के और भी अन्य दल के राजनीतिक संगठन है ये भी एक्टिव हो जाएंगे और अपने वोटरों को अपनी तरफ साधने की कोशिश करेंगे साइलेंट मोड में। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, जनता के मन में क्या है? आपने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की? जनता के मन में क्या है, क्या जी बिल्कुल, जनता इस वक्त साइलेंट मूड में है और जो है वो जो है इस वक्त विकास के मुद्दों पर वोट करेगी, अपने रोजगार के मुद्दे पर वोट करेगी जैसा। और साइलेंट अभी वोटर जो है वो पूरी तरह से साइलेंट है और आने वाली क्या स्थिति साफ आती है ये आने वाले चुनाव के बाद ही स्पष्ट होगी। जी बिल्कुल फराज, अगर हम बात करें यहाँ पर तो किस तरीके से तैयारियां जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, मतदान को लेकर भी किस तरीके की तैयारियां हैं? साथ ही साथ आपने बताया कि धामी जी का भी यहाँ पर बाइक रैली है, उसको लेकर भी किस तरीके की तैयारियां की गई हैं? जी बारिश हो रही है। जिसको लेकर कार्य करता हूँ। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। और सारिका हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, प्रमोद दीक्षित इटावा से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सारिका, अगर हम बात करें कानपुर के जो बेसिक मुद्दे रहे हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं जनता में भी खास तौर पर नाराजगी देखने को मिली है, चाहे वो सड़क सुविधा जैसी चीज़ों को लेकर हो। क्या कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर लोगों में ज़्यादा नाराजगी हो? क्योंकि इससे पहले कई जगहों से खबरें आई जहां पर मतदान बहिष्कार जैसी बातें भी करी जा रही थी, तो क्या इस तरीके का मन कहीं दिख रहा है? बिल्कुल, अगर कानपुर नगर की बातचीत करी जाए तो कानपुर शहर की जो आबादी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, तो विकास कार्यों को लेकर जनता हमेशा यहाँ पर नेताओं से और उसके साथ साथ अधिकारियों से गुहार लगाती रहती है और आरोप भी लगाती रहती है कि उनके क्षेत्र में कार्य नहीं हो रहे। तो ऐसी कड़ी में जो कानपुर का साउथ क्षेत्र है वहां पर सीवर की समस्या रहती है। क्या कल्याणपुर के पास के क्षेत्रों की बातचीत करी जाए तो वहां पर भी सीवर की समस्या और पेयजल की समस्या बनी रहती है। हाल ही में स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटी के तहत भी जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने में काफी देरी हो रही है, क्योंकि जो उनकी समय सीमा है वो समाप्त हो जाती है और अधिकारियों की जो हीरा हवाली के चलते कार्य जो है ना पूरी तरीके से धरातल पर नहीं उतरे। तो जनता कहीं ना कहीं नाराज जरूर है और जो भी विकास कार्य हैं उनको समय दिया जाए और जो कार्यों को रोकने में रुकावट पैदा करते हैं या फिर समय ज्यादा लेते हैं तो उन पर कार्रवाई भी कर दी जाए। तो जनता इस बार पूरी तरीके से विकास कार्यों को लेकर उतरी है और कानपुर शहर में बहुत सी ऐसी समस्याएं, सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है और सीवर की है। हालांकि रोडें अब अच्छी हो चुकी हैं क्योंकि बीजेपी सरकार में रोड को लेकर मुहिम चलाई गई थी कि कहीं पर भी गड्ढा युक्त सड़कें नहीं होंगी। इसके बाद जो है गड्ढा मुक्त करने का कार्य किया गया था, तो सड़कों से निजात मिली है। लेकिन कानपुर शहर की सबसे बड़ी समस्या अगर कही जाए तो जाम की रही है। हालांकि मेट्रो शहर हो चुका है कानपुर शहर, मेट्रो की जो निर्माण कार्य हो रहा है वो कर रहा है, उनके चलते जो है लोगों को जाम की समस्या से लगातार जूझना पड़ रहा है। हाल ही में अभी 2 पुल भी पार्क का जो प्रस्ताव है उनको भी पास किया गया है, लेकिन अभी वो उन पुलों को के निर्माण को लेकर चर्चा होनी है। तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाई जा सकती है कि इस बार जो सरकार आएगी वो कानपुर की जो जाम की समस्या है इसको दूर करेगी। इसके साथ साथ कानपुर का जो स्मार्ट सिटी में शामिल होने का नाम है। ठीक है सारिका, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। प्रमोद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि आज थमेगा चौथे चरण का प्रचार प्रसार। तुम्हारे प्रचार में दलों ने अपनी ताकत को झोंक दिया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि 13 मई को मतदान होगा, जिसको लेकर पूरी तैयारियां जोरों शोरों पर नजर आ रही हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का